नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 दिसंबर और 17 दिसंबर को आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी जेई CVT 1 का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सभी शिफ्टों में लगभग आपके 45 90 45 जोड़ दीजिए 100 प्लस जो है जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, तो उन सभी प्रश्न जो है अधिकांश मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि जून 2024 तक, ठीक है, पूछा गया कि जून 2024 तक 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राहुल गांधी जी हो जाएगा, ठीक है। राहुल गांधी जी ने आपका 9 जून 2024 से, ठीक है, जून भी 9 जून 2024 से जो है आपके राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। साथ में आपको बताते चलें कि जो राहुल गांधी हैं उनका जो संबंध है वो किससे है, तो वह है आपका कांग्रेस से, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखते हुए चलना है। बाकी लोकसभा के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि लोकसभा जो है आपका संसद का यह निचला सदन है, ठीक है। क्या है? निचला सदन है। और ये जो है विपक्ष का नेता बनने के लिए क्राइटेरिया क्या रहनी चाहिए, ठीक है, यानी कि अर्हताएँ क्या होनी चाहिए। तो जिस राजनीतिक पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीट हो, ठीक है, यानी कि अगर 100 सीट है तो कम से कम एक राजनीतिक पार्टी के पास 10 सीट होना ही चाहिए, ठीक है। तो कांग्रेस के पास है। तो वर्तमान में जो है राहुल गांधी जो विपक्ष के जो नेता हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। बाकी भारत की वरीयताक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का जो स्थान है वो आपका 7वां है। तो इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बाकी राहुल गांधी जो है वर्तमान में कहाँ से सांसद हैं, ये बात भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये अभी वर्तमान में कहाँ से हैं, तो रायबरेली से हैं, ठीक है। तो रायबरेली को याद रखना है। साथ में लोकसभा का जो आपका कार्यकाल होता है वो आपका 5 साल का होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पता चलें कि स्टैटिक जीके जो पढ़ना है कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसकी कोई भी सीमा नहीं है और ना ही ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपको काम की स्टडी मटेरियल मिल सके, ठीक है। एग्ज़ाम कोई भी हो, वहाँ पर आप देखते होंगे कि 30% या 30 से 35% जो प्रश्न है आपका स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है। और हर साल जो है आपका लाखों सिलेक्शन इसी की वजह से रुक जाता है, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन का जो बुक है वो सजेस्ट कर रहा हूँ। इस पुस्तक की बात करेंगे तो इस पुस्तक में आपको 80 प्लस जो टॉपिक है वो आपका कवर किया गया है। और एग्ज़ाम कोई भी हो, इस बुक में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। और आज आप कोई भी किताब जो है उठा कर देखिएगा, जहाँ पर आपको इतने सारे टॉपिक एक बार में एक ही किताब में और इतनी सटीक तरीके से जो है आपको नहीं मिलेगा। और यह किताब कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल नहीं है। ये किताब में इस ऑथर की 3 साल की मेहनत लगी हुई है। और हर एक एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तक आपका रिलेवेंट है। हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज में आप इसे अमेजन से अभी ही मंगा सकते हैं। और इस किताब में 3D फॉर्मेट में मटेरियल नहीं दिया गया है, क्योंकि 3D फॉर्मेट में पढ़ने से थोड़ा सा बोरियत फील होता है। तो इस किताब में जो है आपका टेबल फॉर्मेट में जो है आपका मटेरियल है, जिससे कि आप आसानी से इसको रिकॉल या याद कर पाते हैं, ठीक है। तो इस पुस्तक का जो डायरेक्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाकर इस पुस्तक को एक बार मंगा सकते हैं। प्राइस वगैरह आप लोग देख सकते हैं, 229 है और पेज आपका 217 है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो आपका कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता कि दिल्ली में भी कहाँ पर है, तो दिल्ली में आप लोग जानते होंगे कुतुब मीनार है, ठीक है। तो कुतुब मीनार के घेरे में ये मंदिर है। और इसका निर्माण किसने कराया था, क्या पता कल पूछ दिया जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो निर्माण है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। किस पत्थर से है, तो बलुआ पत्थर से है। इसको भी याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है भाई, तो गुलाम वंश या कहें तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो है इसने ही किया था। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो दिल्ली में आपका स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि 46वां यूनेस्को सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो 46वां यूनेस्को सम्मेलन की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 46वां सत्र का, तो ये और कहीं नहीं अपने देश भारत में, और भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली में आपका किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में अगर आपसे पूछा जाता यूनेस्को के बारे में, ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में भी आपको याद रखना होगा कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ। तो यूनेस्को की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपका 1945 में होता है। ठीक है, ईयर ही याद रखिए, और कुछ आपसे ज़्यादातर पूछा तो नहीं जाता है। वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें टोटल अभी वर्तमान में 193 देश जो कि शामिल है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं जरूरी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर आपको मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में जाना है तो वहाँ भी आपको योग्यताएं जो है देनी पड़ती हैं। उस प्रकार भी अगर राष्ट्रपति आपको बनना है तो वहाँ पर कुछ योग्यताएं हैं जो कि आपको करना पड़ता है। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो यह देश का आपका प्रथम नागरिक होता है, इसके पास विशेष शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो और ये देश के प्रथम व्यक्ति हैं, तो राष्ट्रपति बनने का तो कुछ योग्यताएं होनी ही चाहिए। ठीक है, अभी वर्तमान में आपके द्रौपदी मुर्मू हैं 15वें राष्ट्रपति। ठीक है, तो वो बने तो उनके पास क्या क्या योग्यताएं थी उसको आप लोग देखिए। सबसे पहले अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो इसका जो योग्यता का जो जिक्र है, यानी कि राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 में ये सारी बातें दिया गया है। तो सबसे पहली जो बात है कि इन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका 35 वर्ष की जो आयु है वो आपका पूरी कर चुका हो, यानी कि अगर 35 वर्ष में आपका एक दिन भी कम है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। साथ में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं हैं तो राष्ट्रपति आप बनिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। बाकी जमानत राशि 15,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। बाकी राष्ट्रपति का उम्मीदवार संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद धारण भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आया। क्या आया वो तो हमें मिला नहीं। फिर पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी अल्पकालिक है। ठीक है, तो अल्पकालिक नदी के सारे आपके एग्जाम में पूछा गया। तो लूनी नदी आपका इसका राइट आंसर होगा। लूनी नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपका अल्पकालिक नदियां हैं। जिनकी अल्पकालिक नदियां वो नदियां कहलाती हैं जिनके पास 25 से 75% समय प्रवाह नहीं होता है, और ये भारी बारिश के कारण थोड़ी समय के लिए उत्पत्ति में आते हैं और अंतर्देशीय पलायन करते हैं। ठीक है, तो लूनी नदी की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ये भी पूछा गया। फिर पूछा गया कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो MC सीतलवार। ठीक है, MC सीतलवार जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। साथ में महान्यायवादी का आपसे आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल भी आपको याद रखना है। किस आर्टिकल के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, तो अनुच्छेद 76 के तहत होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 भी आपको याद रखना है। पहला आपसे पूछा गया, तो हो सकता है आपसे वर्तमान में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में जो है आपके भारत के जो महान्यायवादी हैं वह हैं के वेणुगोपाल नहीं है, के वेणुगोपाल आपके 15वें थे। वर्तमान में बात करते हैं तो R वेंकट रमनी है। ठीक है, R वेंकट रमनी को याद रखिएगा, ये आपके 16 में है, 16 में। ठीक है, तो इसको याद रखना है।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 है आपका किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। फिर पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चयन के लिए पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा गया था, 4 कथन दिए गए थे कि उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होनी चाहिए, ये सत्य है। अभी हम लोग देखा भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये भी सही है। जो आपका गलत है उससे स्नातक होना या होनी चाहिए, तो ये आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने किया। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन वो भी 1927 में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका भीमराव अंबेडकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1927 का मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था और निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के लिए यह आपका आंदोलन था। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, मंदिर के कुआं से पानी निकालने की अनुमति दिया गया और इस आंदोलन के माध्यम से निचली जाति के लोगों के लिए सामान्य दर्जा की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में आपका सुधार लाना था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है पूछा गया कि मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है आपका शिखर धवन हो जाएंगे। ठीक है, शिखर धवन अभी मोटो जीपी के इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और शिखर धवन के विषय में आप लोग को बता दें कि यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया वॉशिंग सोडा का उपयोग किस बीनी निर्माण उद्योग में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कई विनिर्माण उद्योगों में किया जाता है, जैसा कि कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग, कांच उद्योग। ठीक है, तो इन सभी में किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी वॉशिंग सोडा का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो 10H2O आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि दिल्ली विधानसभा, ठीक है, क्वेश्चन था दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में आती है। तो दिल्ली की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 239A के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली में एक विधानसभा और एक प्रशासक होगा, ये बताया गया है। बाकी दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए साल 1991 में आपका 69वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और इसे राज्य विधानसभा और मंत्री परिषद जो है आपका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 21 में क्या नहीं आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में क्या नहीं आता, इसको जानने से पहले हम लोग को यह जानना होगा कि अनुच्छेद जो 21 है वो आपका आखिरकार क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपका राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार जो है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका सुनिश्चित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 21। बाकी अनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है, जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। उसी में से जो है आपसे पूछा गया कि इनमें से क्या नहीं आता है, तो धर्म जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। बाकी क्या क्या आता है उसको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो आजीविका आता है, संपत्ति आता है, सभी के लिए निःशुल्क कानून सहायता आता है। इसके अलावा क्या क्या आता है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। एक आपका निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। फिर आपका आता है विदेश जाने का अधिकार, आप विदेश जा सकते हैं, इसका भी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, फिर आपका आश्रय का अधिकार, ठीक है, ये भी आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। फिर आपका एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। फिर आपका आता है सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में मृत्यु के विरुद्ध अधिकार, विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार,
डॉक्टर की सहायता पाने का अधिकार, ये सभी भी आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया कि परागकण क्या है, तो पौधे के परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण ही परागकण जो है कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एड्स से संबंधित कौन सा नहीं है। ठीक है, एड्स से संबंधित आपका कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन था कि एक दूसरे से हाथ मिलाना जो है आपका नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी एड्स की बात करते हैं तो ये आपका इन्फेक्शन से लड़ने की शारीरिक क्षमता पर आपका बुरा असर डालता है। बाकी एड्स के बारे में तो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, बाकी जो नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, हाँ एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि एड्स आपका कौन से वायरस के कारण होता है, तो ये आपका HIV वायरस के कारण होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कंडोम गर्भ निरोधक कौन सा काम करता है, तो यह आपका गोनोरिया से बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बाकी आपका अपवर्तन से 2 प्रश्न आपको देखने को मिला। ठीक है, तो अपवर्तन की बात करते हैं तो जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो अपने रास्ते से भटक जाता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर पूछा गया आपसे कि क्या पूछा गया भाई, तो पूछा गया कि जल का अपवर्तांक कितना होता है। तो जल का अपवर्तांक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर 1.33 होगा। जल में प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश हवा से पानी में जाता और धीमा हो जाता, जिससे इसकी दिशा में थोड़ा बदलाव आता है। फिर आपसे पूछा जा सकता कि वायु का अपवर्तांक कितना होता, तो 1.003 होता। फिर आपसे पूछा जाता भाई कि अल्कोहल का अपवर्तांक कितना होता, तो ये आपका 1.36 होता। फिर आपसे पूछा जाता कि कांच का अपवर्तांक कितना होता है, तो 1.52 होता। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के समीकरण से संबंधित कोई प्रश्न आपका आया था। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका एक प्रकार है। इसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दोनों यौगिक बनाते हैं। फिर आपका परागकण से संबंधित गलत कथन की पहचान करने के लिए आया था। तो कीटों में मोथ और तितलियां सबसे प्रमुख परागकण कर्मक है, तो ये आपसे देखने को मिला था। ठीक है, बाकी 2-4 क्वेश्चन जो हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई कि वो प्रश्न जो है आपका क्या क्या जो है देखने को मिला था। तो एक प्रश्न आपका आया कि पी का मान आपसे निकालना था। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भाई। पी का मान आपसे पूछा गया था, जिसमें से भी का मान 220 दिया गया था और आई का जो मान है 0.5 दिया गया था। ठीक है, तो पी का मान आपको निकालना था। ठीक है, पी कहें तो पावर, जिसमें से वोल्टेज का मान और करंट का मान दिया गया था। तो पावर का एक फार्मूला होता है, आप लोग भी जानते होंगे, V = I। ठीक है, तो V आपका 220 वोल्ट दिया गया, बाकी I यानी कि करंट आपका 0.5 एम्पियर दिया गया। ठीक है, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 110 वाट निकल कर आएगा। ठीक है, तो 110 वाट आपका इसका राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था ये भी प्रश्न। बाकी और भी प्रश्न पूछे गए होंगे जो कि हमें मिल नहीं पाए हैं, बाकी मिलेंगे तो उसको हम PDF में दे देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।